हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम आपके लिए भूगोल का महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है अनुच्छादन। चलिए, परिभाषा है। पृथ्वी की वह शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ तथा काट छाट की जाती है जिससे टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को अनुच्छादन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अनुच्छादन के प्रकार। अनुच्छादन दो प्रकार के होते हैं, अपच क्रिया और दूसरा अपरदन क्रिया। चलिए, पहला है अपच क्रिया। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपच क्रिया कहते हैं। इसमें टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता है। तीसरा पॉइंट है अपच क्रिया के प्रकार। अपच क्रिया के तीन प्रकार होते हैं, भौतिक अपच, रासायनिक अपच और जैविक अपच। चलिए, इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला है भौतिक अपच। जो चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती है और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती है, ऐसे चट्टानें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है और टूट जाती है, तो इस प्रकार से हुई अपच को भौतिक अपच कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जलती लालटेन के शीशे पर पानी की छींटें पड़ने पर शीशा चटक जाता है और अंत में टूट जाता है। यह भौतिक अपच के कारण ऐसा होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, रासायनिक अपच। पानी की कमी तथा संपर्क से इन तत्वों में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन से सेल या चट्टान के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया से चट्टानें टूटने लगती है तथा इस प्रकार हुई अपच को रासायनिक अपच कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लग जाता है और बाद में यह जंग लोहे की परत को ढीला करके अलग कर देता है। यह क्रिया अपच रासायनिक अपच होती है। चलिए तीसरा देखते हैं, जैविक अपच। तीसरा है जैविक अपच। सजीवों के द्वारा किया गया अपच को जैविक अपच कहते हैं। एग्जाम्पल है, जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाते समय और सुरंग बनाना आदि जैविक अपच के कारण होती है। चलिए देखते हैं अब अनुच्छादन के दूसरा प्रकार, अपरदन। जब बरसात के दिनों में अधिक वर्षा हो जाती है तो वर्षा का जल अपने साथ पृथ्वी की ऊपरी परत के हिस्से को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इकट्ठा कर देती है तथा इस प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। अपरदन में कुछ निम्नलिखित पॉइंट हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है प्रवाहित जल। जल का बहता रूप नदी या सरिता कहलाता है तथा इसका अपरदन कार्य महत्वपूर्ण होता है। दूसरा नोट है, नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर उसे गहरा करती है। इससे अंग्रेजी के अक्षर वी आकार की घाटी होती है। एग्जाम्पल है गार्ज घाटी। भारत में हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलुज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज दर्शनीय होते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है जल प्राप्त या जल प्रपात। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जल प्राप्त कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब नदी पर्वतीय भाग से मैदानों में उतरती है तो उसकी गति मैदानों में ढाल कम होने के कारण धीमी पड़ जाती है। इससे विसर्प या मोड़ का निर्माण होता है। चलिए इन्हें हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। आकृति 3.5 में विसर्प का चित्र दिया गया है जो ढाल कम होने के कारण विसर्प या मोड़ का निर्माण बन गया है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट है, नदी के
सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण डेल्टा का निर्माण होता है। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जिसमें गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी होती है। चलिए डेल्टा का चित्र हम देखते हैं। आकृति 3.6 में डेल्टा का चित्र दिया गया है, जो नदी के समुद्र में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट है हिमानी या ग्लेशियर। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ़ का बड़ा खंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी कहते हैं। हिमानी से यू आकार की घाटी बनती है। चलिए दूसरा नोट है, जब हिमानी चट्टानों को ग्रासित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भाग में जमा कर देता है तो इसे हिमोड़ कहते हैं। अगला पॉइंट है बालुका स्तूप। पवन के द्वारा मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। चलिए बालुका स्तूप का चित्र देखते हैं। आकृति 3.8 में बालुका स्तूप का चित्र दिया गया है, जो कुछ इस प्रकार होती है पवन के द्वारा। अगला हमारा पॉइंट है छत्रकशिला। चलिए नोट देखते हैं। पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों को द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होती है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती है, परंतु ऊपरी भाग को छतरी के आकार का हो जाता है, जिसे छत्रकशिला कहते हैं। चलिए छत्रकशिला का चित्र देखते हैं। आकृति 3.9 में छत्रकशिला का चित्र दिया गया है, जो कुछ इस प्रकार की होती है।